मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। आज वो मेरठ में अपने कुछ लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे, उन्हीं से हम खास बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या लग रहा है चुनाव का? आपको मेरठ भेज दिया गया, क्रांति शहर। जीतने के लिए भेजा है, क्रांति होगी यहाँ से। राजनीतिक इतिहास में और 2024 के इस चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से क्रांति का आगाज़ होगा। ये सीट हम भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। समीकरण बदलेंगे, राजनीतिक समीकरण। अच्छा, क्या ऐसे समीकरण आपको लग रहे हैं कि आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत तेजी से बदलेंगी? नहीं, देखिए, जो माहौल है, आप केवल यहाँ की बात नहीं है, पूरे देश में आप जाके देखें, माहौल बहुत सीधा सा है कि बीजेपी ने, विशेषकर मोदी सरकार ने, जिस तरह से लोगों से लगातार झूठ बोला है और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो एक प्रधानमंत्री द्वारा रिश्वत का एक जबरदस्त कांड सामने आ रहा है कि भाई, तुम्हें चोरी करनी है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पैसे दो और उसके बाद में मैं तुम्हें काम दूंगा, यानी दाम के बदले धंधा जो ये शुरू किया है, ये सबके सामने पता लग गई है कि देश का प्रधानमंत्री बहुत भ्रष्ट है। और प्रधानमंत्री जब भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से पूरे उसमें है। इसीलिए इस देश में न केवल भयानक वो है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के हकों को जबरदस्त तरीके से लूटा जा रहा है। और जनता तक, आम जनता तक ये सारी बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ होकर पहुंच रही है, वो जानती है। इसलिए जो चुनाव है बहुत सीधा सीधा बीजेपी को उखाड़ के फेंकने के लिए इस बार का 2024 का चुनाव है। मोदी सत्ता को उखाड़ के फेंकने के लिए चुनाव है, इसलिए जीत निश्चित है हमारी। लगता है आपको इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? ऐसी क्या चीजें बदल रही हैं? नहीं, क्या चीजें बदल रही हैं आप देखें ना, महंगाई चरम पर है। अगर प्रधानमंत्री मोदी दूध पे भी टैक्स लगा सकते हैं, बच्चों की पेंसिल पे, किताब पे, उस पे भी टैक्स लगा सकते हैं, तो फिर बचा क्या? आटे पे टैक्स लगा रखा, कोई ऐसी चीज छोड़ी है जिस पर टैक्स नहीं लगा रखा हो? और टैक्स के ऊपर भी टैक्स, और वो जाता कहां है इसका पता नहीं। आप देखते हैं जो इनकम टैक्स है उस पर भी सेस लगाया जाता है, और सेस भी कई तरह का लगाया जाता, बट वो जा कहां रहा है? अभी आपने देखा होगा सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट, ये तकरीबन महीने डेढ़ महीने पहली बात है, आप तो मीडिया से जानते होंगे। उसमें बाकायदा बताया गया कि ये पैसा इस मद में इशू हुआ, लेकिन उसके बाद वो पैसा गया कहां पता नहीं लगी। और आप देखेंगे कि 2 ही दिन बाद जैसे वो ये सब हुआ, तो उन सारे अधिकारियों को, 4-5 अधिकारी जिन्होंने ये सच ला के सामने रखा, सबको इधर उधर कर दिया, सबके ट्रांसफर कर दिए, कहां भेजा किसी को पता नहीं। इससे ज्यादा और दिक्कत क्या होगी? दूसरी बात, जो महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी है, आज की तारीख में चरम पर है। जो सरकारी डाटा है, वो सरकारी डाटा बताता है कि 20 करोड़ तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, 20 करोड़। और इस देश में जितने भी ग्रेजुएट हैं, आधे ग्रेजुएट के पास में कोई काम नहीं है किसी भी तरह का। और ओवरऑल अगर आप देखते हैं बेरोजगारी का जो हाल है, वो यह है कि देश में 60% काम करने वाली जो आबादी है, 60% के पास में कोई काम ही नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या, जो 25 करोड़ से भी ज्यादा है, वो इस देश में कोई काम मिल सके, ये उम्मीद ही खो बैठी है। इससे भयानक स्थिति क्या होगी? दूसरी बात, बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है मोदी जी द्वारा, मोदी की गारंटी आयुष्मान भारत, और उसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज। आपने देखा होगा, मीडिया ने खबर चलाई थी कि जो आयुष्मान भारत के जो कार्ड हैं, 7.25 लाख कार्डों पर केवल एक ही नंबर है, 9999999999, यानी 7.25 लाख कार्डों पर अगर एक नंबर है तो कितना बड़ा घोटाला है आप लगा लो। अगर 5 लाख का ही घोटाला एक कार्ड पर हो गया, तो मैं समझता हूं ये जो पूरी जो संख्या है, वो 50,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला तो सीधा सीधा इसमें है। ये तो इतने पे, और तकरीबन 2 लाख कार्ड वो हैं जिन पे एक दूसरा नंबर ऐसा है। ये स्थिति है जिसका हल्ला मचा रहे हैं। एक और बड़ी मजेदार बात जो लोगों की सबकी समझ में आ रही है, मोदी जी की गारंटी, क्या गारंटी है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा से बाहर निकाला। अब मैं जो आंकड़े देख रहा, तो आप मीडिया के साथ ही आप जानते होंगे, 2014 में इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों की संख्या थी 18 करोड़, और कोरोना के बाद और नोटबंदी के बाद इस देश में जो ये संख्या है, उसमें 23 करोड़ लोगों की और वृद्धि होगी। ऑफिशियली जो आंकड़े हैं सरकार के, उनमें 41 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।
मोदी जी कह रहे हैं कि 25 करोड़ को बाहर निकाल दिया। 25 करोड़ को अगर आपने बाहर निकाल दिया और पहले आंकड़े से निकाला तो ये भैया बाकी के जो 7 करोड़ है ये कहां से आए? 18 करोड़, 7 जोड़ो 25 करोड़ तो 7 करोड़ कहां से आए? दूसरा, अगर इस 41 करोड़ में से आपने 25 करोड़ निकाल दिए, उसके बावजूद भी आपके यहां पर 16 करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये 16 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, तो ये बताओ 81 करोड़ को 5 किलो अनाज क्यों दे रहे भाई? मतलब प्रधानमंत्री की मैं बता रहा हूं कि किस तरह से झूठ भी, अरे बड़ी बेशर्मी के साथ उनका झूठ जो बोला जाता है, ये बड़ी अजीब स्थिति है। वो आंकड़े जो सबको सामने दिख रहे हैं, आप उन्हें मतलब लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करें। इन सारे हालात की जानकारी इस देश के हर व्यक्ति को है। और एक दूसरी बात, जो ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन को बनाने वाली जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसमें बीजेपी के 4 पदाधिकारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और बीपीएल जो ये बीएल मशीन जो बना रही है कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही है और सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड जो उसके साथ में इंटेक्ट होता है, चिप के साथ में लगाया जाता है, ये सारा डेवलपमेंट का काम ये कर रही है। सर, आपको देखा कि मैंने आप लगातार इसको लेकर, ईवीएम को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, मुखर होते रहे हैं। अब भी कोई आपकी वही मांगे हैं या कुछ और? ये तो जब तक हम ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, लड़ाई रहेगी जारी। इसमें कौन सी शक की बात है? और मैं समझता हूं, अगर मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा हूं, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, उस सब के बावजूद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे इस लोकसभा क्षेत्र से, मेरठ लोकसभा क्षेत्र से जिम्मेदारी दी है, तो आप ये मानिए कि ये लड़ाई और भी मजबूत होगी। ये सब कुछ जान के हुआ, और ये लड़ाई जब तक ईवीएम को हम खत्म नहीं करवा देंगे, तब तक हम लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, जमीन पर भी लड़ेंगे, कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। आपके लिए मेरठ नया नहीं है? बिल्कुल, कहां लड़ा नया। आप देखो, मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मेरी सारी डिग्रियां, बीए की डिग्री, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूं, तो बुलंदशहर में डीएवी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है, वहां से मैंने बीए किया, एमए किया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा, वो डिग्री यहाँ की। लॉ मैंने मेरठ कॉलेज से किया, तो वो यहाँ से मेरा जुड़ा हुआ। दूसरा, मेरी कई रिश्तेदारियां यहाँ पर हैं। मेरे पिताजी की एजुकेशन यहाँ पे हुई कुमार आश्रम से, मेरे ताऊ जी उनकी एजुकेशन यहाँ से हुई। तो मेरे लिए तो जो मेरठ है बिल्कुल मेरा अपना घर है। और इसके अलावा जो मैं इससे पहले सोशल वर्क करता रहा हूँ, मेरठ के मैक्सिमम गांव और पूरा इलाका जो है मेरा पूरी तरह से परिचित है। अच्छा सर, एक ऐसी क्या बात रही कि मेरठ में तमाम नेता कतारों में थे, लगातार लखनऊ दिल्ली के चक्कर लग रहे थे, जहां भी अखिलेश जी जा रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये जीत लूंगा, सबको पछाड़ के टिकट की रेस में आप सबसे आगे निकल गए? नहीं, देखिए, मैं टिकट की रेस में नहीं था, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा। हाँ, हमारा तो बहुत सीधा सा कि हमसे उन्होंने पूछा, बुलाया गया कि आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं, मैंने हम मेरठ से लड़ना चाहते हैं। अच्छा। तो पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिले की कार्यकारिणी के सभी जो वर्तमान और पूर्व विधायक हैं, उन सबको बुलाया गया और सबसे पूछा, मैं भी था वहीं, सबसे पूछा, ये परसों की बात है जिस दिन डिक्लेयर हुआ, कि बताइए भाई किसको लड़ाया जाए। सबने अपनी अपनी बात की और सबने अपनी बात कहने के बाद में ये कहा कि आप जिसको भेजेंगे पार्टी उसी को लड़ाएगी, सभी लोग उसी को लड़ाएंगे। और मैं समझता हूँ सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी है, पार्टी के सभी लोग इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं मेरठ में? नहीं, मेरा मुकाबला किसी तरह है कौन मुकाबले में? बस बीजेपी से हम लड़ते ही आ रहे हैं, मोदी से लड़ते ही आ रहे हैं। और जिस तरह से लोगों का प्यार है, आप अपनी आंखों से देखेंगे, जब कैंपेन पूरी शुरू होगी तो अपनी आंखों से देखेंगे लोग किस तरह से प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। सो मुकाबले में कहने को जरूर है, जरूर मतलब ऑफिशियली चीजें जरूर हैं कि सामने भी जो ऑल पार्टियां हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरी टक्कर में कोई यहाँ है, बल्कि यूं कहूं कि माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की टक्कर में यहाँ कोई है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं सर। एक चीज़ देखने की, सोशल मीडिया पे जैसे ही आपका टिकट हुआ तो एक कुछ लोगों ने कैंपेन शुरू कर दिए, टिकट बदला जा रहा, आज भी एक लिस्ट हो गई, फिर समाजवादी पार्टी को अपने ट्विटर हैंडल पे कहना पड़ा एक्स पर कि ये फेक है, ध्यान ना दें। मैं समझता हूँ बात खत्म हो गई। अगर पार्टी हेडक्वार्टर से ये बात होगी कि ये सब फेक है, अब कुछ लोगों को काम करने के लिए तो चाहिए, कैसे दिन गुजारेंगे, तो बेचारे वो कर रहे हैं काम, चलने दो, ये सब चीज़ें चलती हैं। देखो, मैं तो मानता सर हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बढ़िया बात की कि भैया हमारा प्रचार तो जो विरोधी हैं सबसे ज़्यादा यही करेंगे, तो वो सब लोग कर रहे हैं।
मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि खूब करो यार, जितनी भी कहीं से वीडियो ला सकते हो निकालो, भेजो, क्योंकि मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा, तुम पहुंचा दोगे वहां मुझे। ये जरूरी है, उसके लिए हम लोग तो पूरी निष्ठा के साथ। अच्छा सर, इस चीज़ को आप बिल्कुल मतलब आपसे बात करके ये तो मुझे यकीन हो गया कि साफ और साफ शब्दों में बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि गुटबाजी कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकती है या कोई गुटबाजी नहीं? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये व्यावहारिक चीजें होती हैं, लेकिन ये परिवार में भी होती हैं। आपके घर में भी 4 लोग होंगे, वहां भी होती हैं, लेकिन उससे परिवार टूट नहीं जाता। और जो परिवार के समझदार लोग हैं, जो मस्जिद लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बैठ के परिवार को इकट्ठा रखते हैं। अगर कोई भी बात होगी, भाई एज कैंडिडेट मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे परिवार का अगर कोई व्यक्ति मेरे से रूठा है या किसी को लग रहा है कि उसका हक मारा गया है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके पास जाऊंगा, बैठूंगा, उसकी जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करूंगा, उसे समझा के कन्विंस करके अपने साथ जोड़ूंगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि पूरा समाजवादी परिवार एकजुट होकर इस इलेक्शन को न केवल ताकत से लड़ाएगा, बल्कि ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा। अगर मायावती इस गठबंधन में शामिल हो जाती तो आपका लग रहा है कि जीत की राह और जो सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बदलाव होना है, थोड़ा वक्त लग रहा है, वो आसान हो जाता? देखिए, वो तो प्लस होगा। मैं अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आती हैं तो स्वाभाविक है कि बिल्कुल प्लस होगा ये सारा का सारा मामला। अब भी उम्मीद है कुछ? देखिए, उम्मीद तो किसी भी पल तक हो सकती है, कुछ भी हो सकता, पर ये भाई उन बड़े जो नेता हैं उनका काम है। मैं तो कोई कैंडिडेट हूं, मैं अपना, मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और चल रही है कि जब ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी कि शायद मायावती इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, चंद्रशेखर आजाद को नगीना की सीट दी जा सकती है, उनको सीट नहीं दी गई है, वो कह रहे हैं कि अखिलेश का खेल बिगाड़ेंगे, जो तमाम सीटें हैं जहां अखिलेश के मजबूत कैंडिडेट होंगे वहां अपने प्रत्याशी उतारूंगा, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता किस एंगल से है, हालांकि ये निर्णय जो है पार्टी अध्यक्ष जी का है, वो जैसा भी करें। पर मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, जो पार्टी कैंडिडेट दिए गए हैं, जो सेशन जज साहब हैं श्री मनोज कुमार जी, मैं समझता हूं ऐसा मजबूत, ऐसा साफ सुथरी छवि का, ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति मिलेगा नहीं। इतने बढ़िया वो कैंडिडेट हैं। और माननीय अखिलेश जी ने ये सारी चीजें देखने के बाद फैसला लिया है। आप देखिए, एक व्यक्ति जिसके परिवार में उनके सहित 4 सेशन जज हैं, उनके बड़े भाई, उनकी भाभी और उनकी स्वयं उनकी पत्नी, वो स्वयं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके और मैदान में कूदे हैं। एक इतनी बड़ी पद पर रहे, एक सेशन जज का रुतबा होता है एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर, और एडिशनल सेक्रेटरी जो आईएएस ऑफिसर होता है 18 से 20 साल में जाके एडिशनल सेक्रेटरी बनता है। उस लेवल पे जो व्यक्ति है और करीब उसके 10-15 साल बाकी हैं, वहां छोड़ के राजनीति में आता है, तो उसका समर्पण देखिए, उसका डेडिकेशन देखिए, उसकी सोच देखिए कि वो क्या समाज को देना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रखर मजबूत व्यक्ति को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी का जबरदस्त तरीके से सब लोगों को सम्मान करना चाहिए कि वो लोगों की जो प्रतिभा है, लोगों के जो गुण हैं, उनकी ताकत है, उसको परखने की वो पारखी नजर रखते हैं। सो उन्होंने जो कैंडिडेट दिया, बहुत जबरदस्त कैंडिडेट हैं मनोज कुमार जी। जज साहब, सबियत से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बात जो मेरी पहुंच रही है नगीना के लोगों को, इधर उधर की सारी चीजें छोड़ के जज साहब को जिताइए। समाज को, देश को, पार्टी को बहुत मजबूत व्यक्ति मिलेगा। सर, जयंत चौधरी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी पार्टी थी, 2 सीटों पे सिमट गई, बागपत और बिजनौर 2 सीटें मिली हैं। देखो, उनका फैसला, उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया, मेरा कहना है ठीक नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो मेरठ का सियासी संग्राम है वो जबरदस्त होगा, और जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होगा आपके आने के बाद। चुनाव तो देखिए, चुनाव तो चुनाव ही है, संग्राम तो संग्राम भी है। रणभेरी बज चुकी है, अब जो भी होगा मैदान में ही होगा। और हम पूरी समाजवादी पार्टी, पूरा समाजवादी परिवार पूरी ताकत से लड़ेगा, दिखाएगा कि लड़ाई कैसे होती है। ऐसे होगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भानु प्रताप सिंह है, सीधा कह रहे हैं कि परिवार में, जब गुटबाजी पर उनसे सवाल किया गया तो सीधा कहा कि परिवार में कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन सबके घर जाऊंगा, सबको मनाऊंगा और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। रणभेरी बच चुकी है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से घेराबंदी को लेकर वो नजर आ रहे हैं। यानी साफ है कि मेरठ लोकसभा चुनाव जो है, मेरठ का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होगा। तमाम दिग्गज भी आएंगे। जीत और हार किसकी होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ में बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है।